एक ऐसी चिट्ठी जिसने देश के सबसे शक्तिशाली दफ्तर यानी पीएमओ को हिलाकर रख दिया था। और उस चिट्ठी को लिखने वाले को ठीक 10 दिन बाद हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। सोचिए, आप एक बेहद ईमानदार इंसान हैं। आप देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में हो रहे करोड़ों के घोटाले को रोकने की कोशिश करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि मेरा नाम गुप्त रखना, वरना मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन वो सिस्टम जिसे आपकी रक्षा करनी थी, वो आपका नाम उन कातिलों को सौंप देता है। तारीख थी 27 नवंबर 2003। जगह बिहार का गया शहर। रात के करीब 3 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया था, तब एक 30 साल के नौजवान की लाश सड़क पर तड़प रही थी। उसके सीने में गोलियां धंसी हुई थीं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मामूली डकैती थी, या फिर भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि असली रहस्य तो इस खौफनाक साजिश की गहराइयों में छिपा है, जिसे आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं। उस नौजवान का नाम था सत्येंद्र दुबे। सत्येंद्र कोई साधारण इंसान नहीं थे। बिहार के एक बेहद साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की थी। वो चाहते तो विदेश जाकर करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन उनके दिल में देश के लिए कुछ करने का जुनून था। साल 2002 में उन्हें NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। जिम्मेदारी थी भारत के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज के कोडरमा औरंगाबाद नेशनल हाईवे के हिस्से को बनवाना। यह प्रोजेक्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र ने काम संभाला, उन्हें समझ आ गया कि वो किसी दफ्तर में नहीं, बल्कि एक दलदल में कदम रख चुके हैं। ठेकेदार, इंजीनियर, राजनेता और अंडरवर्ल्ड सब मिलकर देश के पैसों को दीमक की तरह चाट रहे थे। घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा था और करोड़ों रुपए बिना काम किए ही डकार लिए जा रहे थे। सत्येंद्र ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो सीधे मौत के सौदागरों के इलाके में घुस चुके थे। उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुईं। उनके दफ्तर के बाहर अनजान गाड़ियां मंडराने लगीं। लेकिन सत्येंद्र डरे नहीं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को एक सीक्रेट लेटर लिख दिया। पर उन्हें क्या पता था कि यही लेटर उनके डेथ वारंट पर दस्तखत साबित होगा। लेकिन उस आखिरी रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश की रूह कपा दी? चलिए चलते हैं उस खौफनाक रात के सन्नाटे में। तारीख 27 नवंबर 2003। समय रात के करीब 3:15 बजे। सत्येंद्र दुबे वाराणसी से एक शादी अटेंड करके गया रेलवे स्टेशन पहुंचे। ठंड इतनी थी कि हवा भी जम रही थी।
उन्होंने अपने ड्राइवर प्रदीप कुमार को फोन किया कि वो गाड़ी लेकर स्टेशन आ जाएं। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और ड्राइवर समय पर नहीं पहुंच पाया। सत्येंद्र ने और इंतजार करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने स्टेशन के बाहर से एक साइकिल रिक्शा किराए पर लिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो रात के अंधेरे में किसी भूतिया साये की तरह लग रहे थे। गया का एपी कॉलोनी इलाका, जहां से रिक्शा गुजर रहा था, वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। सिर्फ आवारा कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। अचानक अंधेरे में से 3 साये सड़क पर आते हैं। रिक्शा रुकता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो 3 लोग सत्येंद्र को घेर लेते हैं। उनके हाथों में देसी कट्टे चमक रहे थे। सत्येंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने उन बदमाशों का मुकाबला किया। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ठानिया गोली सीधे सत्येंद्र के सीने को चीरती हुई पार हो गई। वो ठंडी सड़क पर गिर पड़े। खून तेजी से बहकर सड़क के गड्ढे में जमा होने लगा। कातिल उनका सूटकेस और मोबाइल लेकर अंधेरे में गायब हो गए। सत्येंद्र दुबे वहीं तड़पते रहे। उस सुनसान सड़क पर उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह जब पुलिस पहुंची तो वहां सिर्फ एक लाश थी और एक रुका हुआ वक्त। लेकिन क्या यह सच में एक मामूली लूटपाट थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा शैतान छुपा था? सत्येंद्र दुबे की हत्या की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मच गया। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आखिर एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक देश के रक्षक को इस तरह सरेआम कैसे मारा जा सकता था? मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की टीम जब गया पहुंची तो उनके सामने कई चौंकाने वाले तथ्य थे। सबसे बड़ा सवाल था कि सत्येंद्र का नाम लीक कैसे हुआ। जांच में पता चला कि सत्येंद्र ने जो चिट्ठी पीएमओ को भेजी थी उस पर साफ साफ लिखा था कि उनका नाम गुप्त रखा जाए। लेकिन पीएमओ के बाबुओं ने उस फाइल को एनएचएआई के उन अधिकारियों के पास भेज दिया जिनके खिलाफ सत्येंद्र ने शिकायत की थी। इसका मतलब कातिलों को पहले से पता था कि उनका काल कौन बनने वाला है। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने जांच तेज की, एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगीं। सत्येंद्र के मर्डर के कुछ ही दिनों बाद उनका साइकिल रिक्शा चलाने वाला चश्मदीद गवाह अचानक गायब हो गया। और तो और 2 और मुख्य गवाह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। किसी ने जहर खा लिया तो कोई रेलवे ट्रैक पर मरा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया हर उस इंसान को खत्म कर रहा था जो सच के करीब पहुंच रहा था। क्या कातिल इतने ताकतवर थे कि वो सीबीआई की नाक के नीचे गवाहों को मार रहे थे? सीबीआई ने अपनी जांच का रुख मोड़ा। उन्होंने दावा किया कि यह कोई बड़ी साजिश नहीं थी। उनके मुताबिक यह लोकल लुटेरों का काम था। सीबीआई ने 3 स्थानीय गुंडों को गिरफ्तार किया, मंटू कुमार,
उदय कुमार और पिंकू रविदास। सीबीआई की थ्योरी के अनुसार ये तीनों उस रात हाईवे पर लूटपाट की नीयत से घूम रहे थे। उन्होंने सत्येंद्र को अकेले देखा, उनका सूटकेस छीनने की कोशिश की और जब सत्येंद्र ने विरोध किया तो मंटू ने गोली चला दी। लेकिन इस थ्योरी पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सोचिए, एक ईमानदार अफसर जिसने करोड़ों के घोटाले की पोल खोली थी, उसकी मौत ठीक उसी समय होती है जब वो माफियाओं के निशाने पर थे। और पुलिस कहती है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। क्या मंटू, उदय और पिंकू सिर्फ मोहरे थे? क्या असली गुनहगार, जो बड़े बड़े वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर करोड़ों के ठेके बांटते थे, उन्होंने इन गुंडों को सुपारी दी थी? या फिर सच को हमेशा के लिए दफन करने के लिए इन लोकल चोरों को बलि का बकरा बनाया गया था? लेकिन असली रहस्य तो आगे है। सालों तक यह केस अदालत की फाइलों में धूल फांकता रहा। गवाह मुकरते रहे, सबूत धुंधले पड़ते रहे। आखिरकार मार्च 2010 में, यानी मर्डर के लगभग 7 साल बाद, पटना की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मंटू कुमार, उदय कुमार और प्रण कुमार को सत्येंद्र दुबे की हत्या और डकैती का दोषी पाया। मंटू कुमार को हत्या के लिए और बाकी दोनों को साजिश और चोरी के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कागजों पर इंसाफ हो चुका था। कातिल जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए थे। लेकिन क्या वाकई इंसाफ हुआ था? सत्येंद्र के परिवार और देश के बुद्धिजीवियों के मन में एक ही सवाल था, उन सफेदपोश मगरमच्छों का क्या हुआ जिन्होंने सत्येंद्र का नाम लीक किया था? उन बड़े कॉन्ट्रैक्टरों का क्या हुआ जिनका करोड़ों का धंधा सत्येंद्र ने बंद करवा दिया था? उन्हें सजा क्यों नहीं मिली? सत्येंद्र दुबे केस आज भी भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सोचिए, जिस सूटकेस को लूटने के लिए हत्या की बात कही गई, उस सूटकेस में सिर्फ कुछ सरकारी कागज और कपड़े थे। कोई कीमती सामान नहीं था। तो फिर लुटेरे सिर्फ एक साधारण सूटकेस के लिए देश के इतने बड़े अफसर को क्यों मारेंगे? और सबसे बड़ा रहस्य, वो अधिकारी जिसने पीएमओ से सत्येंद्र का नाम लीक किया था, उसे कभी कोई सजा क्यों नहीं दी गई? उसे सिर्फ एक मामूली विभागीय चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। क्यों? क्या सिस्टम इतना सड़ चुका है कि वो अपने ही सबसे ईमानदार बेटों की बलि चढ़ा देता है और फिर सच को रोड रेज या डकैती का नाम देकर फाइलें बंद कर देता है? सत्येंद्र दुबे की आत्मा आज भी गया कि उन सुनसान सड़कों पर इंसाफ की भीख मांग रही होगी। सत्येंद्र दुबे चले गए, लेकिन उनकी शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया। उन्हीं की मौत के बाद भारत में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट की नींव पड़ी, ताकि भविष्य में कोई दूसरा सत्येंद्र दुबे व्यवस्था की भेंट न चढ़े। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या आज का सिस्टम ईमानदार लोगों के लिए सुरक्षित है? या फिर आज भी सच बोलने की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है? सोचिएगा जरूर। अगर इस रहस्य ने आपको हिला दिया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। मैं हूं आपका मिस्ट्री मर्डर्स।